हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैला अंचल और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये मैं बता देना चाहती हूं कि हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हरियाणा में HPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है और HPSC जो है 3 स्टेजेस पर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिटर्न में लेती है HPSC। तो दोनों ही तरीके से यानी कि स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों की हम एक ही साथ तैयारी कर रहे हैं। इसे ऐसा ही कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं और इसी के HPSC द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसके अनुसार हमारी क्लास नंबर आज की 35 रहेगी और अभी तक जो है 34 क्लास मैं HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर चुकी हूँ। तो सेम सिलेबस है, ये UGC नेट वालों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो कैंडिडेट दिसंबर में 2024 दिसंबर में UGC नेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए भी आज की वीडियो महत्वपूर्ण है। और असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। अगर आप हमारी ये 35 क्लास देखना चाहते हैं कि कहाँ पर है, तो जब आप मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि पर डे की जो क्लासेस होती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको चैनल पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी वीडियोस हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, कौन सी एस्टेट के लिए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको अलग अलग पता चल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ये 35 की 35 क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। उसके बाद जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको होम, वीडियोज, शॉर्ट्स और फिर कम्युनिटी लिखा हुआ दिखेगा तो और प्लेलिस्ट दिखेगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो वहाँ पर आपको अपलोड मिल जाएंगी। ठीक है। और इसके साथ ही बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं TGT PGT एस्टेट की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, आदिकाल हमारा शुरू कर रखा है हमने। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ये सभी कैंडिडेट, वो वीडियो भी उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और मैला आंचल, देखो कोई भी एक मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा रहती होगी जहां पर मैला आंचल से प्रश्न नहीं पूछा जाता होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये मैला आंचल एक उपन्यास है और ये एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास होता है जिसमें लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक जो गांव की ग्रामीण लोग होते हैं उनकी दिनचर्या, उनके बारे में और उनके समाज में किस प्रकार के सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां रहती हैं, उन सभी का वर्णन इस प्रकार के जो उपन्यास है उनमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो उस समाज में या उस गांव में जो प्रथाएं होती हैं या कुप्रथाएं होती हैं उनका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार का मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और फणीश्वर नाथ रेणु को भी आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सारे इसके उपन्यास हैं जो UGC नेट में भी पूछे जाते हैं, जैसे परती कथा और जुलूस, कितने चौराहे कितने, ठीक है, इस प्रकार के इनके कई सारे उपन्यास हैं। लेकिन जो HPSC ने हमारे लिए सिलेबस निर्धारित किया है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत ये छठा ही टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के। फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु इनका उपनाम है और फणीश्वर रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये उपन्यास जो है 1954 में प्रकाशित हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इसमें पूर्णिया जिले के यानी कि बिहार के एक पूर्णिया जिले की बात हो रही है और गांव है मेरीगंज। गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है।
यानी कि उस ग्रामीण परिवेश का जो अंचल है वही इसका नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। अब आपसे पूछे कि मैला अंचल उपन्यास का उद्देश्य क्या है। हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है कि उस ग्रामीण अंचल के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनको प्रकाशित करना ही इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है। मतलब जो उद्देश्य है वो इस उपन्यास की जो रचना प्रक्रिया है उसी के अंदर घुला मिला है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। ये नहीं कि यहाँ पर कवि ने केवल ग्रामीण अंचल की सुंदरता को ही दिखाया है, तो ग्रामीण में जो कुरूपता है उसका भी चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आंचलिक उपन्यास होते हैं वो उस अंचल के ग्रामीण, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी चीज़ों पर प्रकाश डालता है। उस गांव के अंदर या उस समाज के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जो जातिवाद है, जो अफसरशाही है और जो अवसरवादी राजनीतिक लोग हैं जो अवसर का फायदा उठाते हैं, जितने भी धार्मिक मठ हैं और आश्रमों के अंदर जो पाखंड होता है वो सब इस उपन्यास के अंतर्गत दिखाना ही इस कवि का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ध्यान रखना है, जो ग्रामीण अंचल है वही इस उपन्यास का नायक भी बन गया है। अब हम सारी बातों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि अभी तो हमने इस उपन्यास के बारे में पढ़ा और जहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, कुछ खास बातें इस उपन्यास को लेकर जो भी हैं वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। मैला अंचल से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि हिंदी साहित्य परंपरा में आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ कौन से उपन्यास से माना जाता है, तो मैला आंचल से माना जाता है। मैला अंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1954 में। किसने किया? फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल। देखो, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के जो सब्सक्राइब आप करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, उन्हीं के द्वारा मुझे आप लोगों के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स का पता चलता है और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट भी करें। जैसे जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वीडियो डालती हूँ तो कोई नीचे कमेंट भी नहीं आता है। हर एक वीडियो में मैंने कल प्रश्न पूछा था, जो मैंने कल वीडियो डाली थी शेखर एक जीवनी, तो उसका भी कमेंट का प्रश्न का किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के अंत तक आप लोग पहुंचते ही नहीं हैं, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इतना बढ़िया कंटेंट इतने अच्छे तरीके से आप सभी को निःशुल्क दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो मलेरिया सेंटर की ज़मीन का क्षेत्रफल है वो 1 एकड़ 10 डेसिमल है। ध्यान रखना है, गांव का नाम मेरीगंज है और उसी गांव के अंदर एक मलेरिया का सेंटर है, और क्योंकि ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि जो मलेरिया सेंटर है उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, तो 1 एकड़ और 10 डेसिमल है। गांव का नाम, जिस गांव को आधार बनाकर मैला आंचल उपन्यास लिखा गया है उस गांव का नाम है मेरीगंज। ठीक है। भौगोलिक स्थिति कैसी है उस गांव की, तो वह रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके है। अब आपसे प्रश्न में पूछ ले कि मेरीगंज गांव में जाने से पहले हमें कौन सी नदी को पार करना पड़ेगा, तो कोसी नदी को पार करना पड़ेगा। ये रोहतहट स्टेशन से कितनी कोस दूर है, तो ये 7 कोस पूर्व की तरफ है। कोसी नदी को पार करके मेरीगंज गांव में जाना पड़ता है। गांव का नाम अंग्रेज अफसर डब्बू जी मार्टिन ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर रखा। ध्यान से देखना, गांव का नाम अंग्रेज अफसर था कोई डब्ल्यू जी मार्टिन ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर रखा। जैसे कि मेरीगंज है ना, गांव का नाम मेरीगंज है, तो यहाँ मैरी किसका नाम है?
मैरी जो है एक अफसर था, अंग्रेज अफसर, और उस अफसर का नाम था WG मार्टिन, और उसी ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पर उस गांव का नाम रखा था मैरीगंज। ठीक है। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था। अब ये एक अंग्रेज अफसर था WG मार्टिन, और इसी की ज़मीन पर क्या बना हुआ था, एक मलेरिया सेंटर बना हुआ था। नवाबी तड़बन्ना कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि मैला आंचल उपन्यास में नवाबी तड़बन्ना किसे कहा गया है, तो जो नवाबी तड़बन्ना है उस जंगल को कहा है जो कोसी नदी के किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ जो जंगल है उसे ही नवाबी तड़बन्ना कहा है। ध्यान रखना है। उस गांव की मुख्य पैदावार क्या थी, धान, पाट, खेसारी। ठीक है, धान तो मुझे तो धान तो समझ में आता है, धान, पाट, खेसारी। ठीक है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। श्रम को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है, जैसे कि हर गांव में ही रहती है, ये उसमें क्या ज़्यादा ही रहती है, तो हर गांव में ही रहती है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो अलग अलग जातियों के लोग हैं वो अलग अलग टोली में रहते हैं और अपने आप से एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ उनमें लगी रहती है। राजपूत जो टोली के लोग हैं वो कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं। राजपूत जो टोली के लोग हैं वो कायस्थ जो टोली है उसको कैथ टोली कहते हैं। गांव के अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं, मतलब जो अन्य जाति के लोग हैं वो मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपैया टोली कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जो राजपूत हैं वो तो कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं, ये तो इसके नाम से ही है कैथ टोली, और जो कैथ टोली के लोग हैं यानी कि जो कायस्थ टोली के लोग हैं वो राजपूत टोली को सिपैया टोली कहते हैं। ध्यान से सुनना, राजपूत टोली को सिपैया टोली कहते हैं और कायस्थ टोली को, जो राजपूत लोग हैं वो कैथ टोली कहते हैं। और अन्य जाति के जो लोग हैं वो, इस गांव के अन्य जाति के जो लोग हैं वो इस कायस्थ टोली को मालिक टोली कहते हैं, क्योंकि कायस्थ होता है जैसे कि ब्राह्मण लोग होते हैं, ये बड़े परिवार के अच्छे संपन्न जो परिवार होते हैं उनको कहते हैं। तो जो अन्य जातियों के लोग हैं उसे मालिक टोली कहते हैं। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। बीजक साखी शब्द रामायणी सुनी होगी ना आपने, बीजक का संपादन धर्मदास ने किया था। तो बीजक के जो शब्द हैं कबीरदास जी के द्वारा जो लिखे गए हैं उन शब्दों का वाचन होता है उस मठ के अंदर। जैसा कि आप सभी देखते हैं गांव के अंदर सुबह सुबह भजन चलाए जाते हैं, साखी शब्द चलाए जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो मैरीगंज गांव है उस गांव के अंदर अनेक जातियों के लोग रहते हैं और हर जाति के लोग अपने अपनी टोली में रहते हैं और अपने अपनी टोली को सब श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है। और गांव का जो मठ है उसमें सुबह सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव, बावन दास एवं चुन्नी गुसाई तीन ने सुराजी के नाम लिखवाए थे। यानी कि उसके पड़ोस में एक चंदनपट्टी नामक एक गांव है और उस गांव में एक सभा होती है। गांव में हुई सभा में जो बालदेव, बावन दास एवं चुन्नी गुसाई तीन ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी क्या है, पद से आशय स्वराज्य चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से है। सुराजी का मतलब है कि ये तीन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपना नाम लिखवाया और ये लोग ये चाहते थे तीनों के तीनों कि ये स्वराज्य पाना चाहते थे। 1954 की बात हो रही है ये, और चंदनपट्टी गांव में ये सभा हुई थी। तो उस सभा में कांग्रेस में किन तीन लोगों ने नाम लिखवाया था, ध्यान रखना है, बालदेव, बावन दास और चुन्नी। तो ये बावन दास जो ये पात्र भी पूछा जाता है कि कौन से उपन्यास का पात्र है। जोतखी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। जोतखी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खलबोराई। ठीक है। उपन्यास जो है इसकी बात करते हैं, 2 खंडों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखना, मैला अंचल जो उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ ये 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में एवं दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में। ध्यान रखना, ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। तो जो प्रथम खंड है
उसे 44 परिच्छेदों में एवं जो दूसरा खंड है उसे 23 परिच्छेदों में बांटा गया। परिच्छेद का मतलब अध्याय। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेदों की चर्चा की गई है। अब 44 और 23 टोटल परिच्छेद हो गए आपके पास 67 यानी कि 67। ठीक है। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाव्रज की कथा का जिक्र है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये परिच्छेद इम्पोर्टेंट है। तो पहले खंड की ही बात हो रही है। पहले खंड के अंदर 44 परिच्छेद हैं और उन 44 परिच्छेदों में से जो 11वां परिच्छेद है और उसका नाम है सुरंगा सदाव्रज, नहीं सॉरी 11वें परिच्छेद में सुरंगा सदाव्रज की कथा का जिक्र है। और खंड 1 के ही 15वें परिच्छेद में लोरिक या कुंवर विजयभान यानी कि विजयभान या विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत विद्यापद, आप समझ गए होंगे ना, वो गांव के लोग विद्यापद कहते हैं, मतलब विद्यापद। तो विद्यापद के गीतों का जिक्र है। अरे अप जस होइत जगत भरी हो गाया जाता है। ध्यान सुनना, पहले ही खंड की बात हो रही है। पहले खंड का 11वां परिच्छेद और 15वां परिच्छेद इंपॉर्टेंट है। 11वें परिच्छेद में सुरगा सदाव्रज की कथा का जिक्र है, तो 15वें परिच्छेद के अंदर लोरिक या कुंवर विजयभान यानी कि विजयभान और विद्यापति के गीतों का जिक्र है। ठीक है। उसके बाद 11-15 के बाद आता है 24वां परिच्छेद। जो परिच्छेद 24 में भवभूति, ये संस्कृत के रचनाकार थे। भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। उसके बाद परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। पहले परिच्छेद 11 बताया, तो 11 में वृंदावन की कथा थी। उसके बाद 15 बताया, 15 में विद्यापति के पदों का और विजयभान का चरित्र था। उसके बाद परिच्छेद 24 में भवभूति, और भवभूति 4 अक्षर हैं नाम में, ध्यान रखना ऑप्शन में मिल जाए तो, और ये 24वें परिच्छेद में है। 27वें परिच्छेद में क्या था? सुमित्रा नंदन पंत। 27 सुमित्रा नंदन पंत, समझ रहे हैं? 27 से सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता का जिक्र। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। ठीक है। तो इसमें इस परिच्छेद का जिक्र मिलता है। और परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र मिलता है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। मतलब दुनिया फूस पे भाई चिंगारी डाल दो तुरंत आग भड़क उठेगी। तो जो हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र कौन से परिच्छेद में है? 36 परिच्छेद में है। ध्यान रखना है। 27 में सुमित्रा नंदन पंत का है। 24 में किसका था? मैंने बताया था भवभूति का। ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जट्टीन खेल खेला जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि मैला अंचल उपन्यास में महिलाएं भगवान इंद्र देवता को रिझाने के लिए कौन सा खेल खेलती हैं? तो जाट जट्टीन खेल खेला जाता है, और ये खेल पुरुष नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये कौन से परिच्छेद में है? 37 परिच्छेद में है। परिच्छेद 39 में क्या है? संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगोरी सिंह भी मारा जाता है। ध्यान रखना, कौन मारा जाता है? हरगोरी सिंह। HPSC ऐसे ही क्वेश्चन देती है बीच बीच में से। तो परिच्छेद 39 में कौन है? एक संथाल टोली होती है जो संथाल जाति से संबंधित है। संथाल बोडो डोंगरी आपने भाषा पढ़ी होंगी। और उस टोली में क्या होता है? उसका किसी और के साथ हिंसक संघर्ष हो जाता है। और आपने एक कविता थी संथाल परगना, वो मुझे याद नहीं आ रही है, 11वीं या 12वीं में अंत में कविता थी, और संथाली परगने को वो बचाना चाहती है कवयित्री, मुझे अक महादेवी तो नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। तो उसमें था कि वो तीर और भाला ही जानते हैं वो लोग चलाना। तो परिच्छेद 39 के अंदर जो संथाल टोली है उसका किसी के साथ हिंसक संघर्ष हो जाता है। तो उसमें संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। उस हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से, मतलब जो संथाल जाति वाले लोग हैं वो तो तीर से लड़ते हैं, और जो अन्य है, जो विपरीत पक्ष है,
प्रतिकूल पक्ष है वो भाला और गुलेल से लड़ते हैं। ध्यान से देखना है। इसी संघर्ष में कौन मारा जाता है? तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। तो ये 39 की बात हो रही है। 37 में जाट जट्टिन का खेल खेलती है महिलाएं और इसे पुरुष नहीं देख सकते। राजबल्ली जो है इसका एक पात्र है, वो हारमोनियम बजाता है। राजबल्ली, ठीक है। स्वराज्य मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं कि अगर हमें स्वराज्य मिल जाता है तो हम ये कार्यक्रम करेंगे। कौन कौन? बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महमदिया की नौटंकी कंपनी और धमसाहा शंकरपुर का विदापद, विदापद मतलब विद्यापद, बंसगढ़ा की बलवाही, ओराही हिंगना की भटियाली भक्ते। तो ये कुछ लोग हैं। स्वराज्य मिलने के उत्सव में इनके बीच में कार्यक्रम तय होते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरे खंड के, अभी तक हम बात कर रहे थे पहले खंड के, ये सारे परिच्छेद थे पहले खंड के, ठीक है। तो दूसरे खंड के परिच्छेद में 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद यानी कि 18 में क्या होता है? गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है। और दूसरे खंड के परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र किया गया है। और कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल यानी कि नीलू रखती है। क्या है इस पॉइंट में? कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता और उसका नाम क्या है? कुमार नीलोत्पल, और यानी कि शॉर्ट में उसे नीलो रखती हैं, नीलू, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मैंने कहाँ पहुंच गई थी मैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पर है कुछ पात्र देखते हैं कि इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे प्रशांत और कमला, उनका बेटा था नीलू, ठीक है, नीलोत्पल। तो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले। और प्रमुख पात्र का इंट्रोडक्शन भी दिया गया है कि ये क्या क्या किस भूमिका में है इस उपन्यास के अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जो डॉक्टर प्रशांत का इसमें नाम आया जो प्रमुख पात्र है, ये उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। असल माता पिता अज्ञात हैं। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था, ठीक है। स्नेहमयी नाम ही बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती है। स्नेहमयी नाम की, स्नेहमयी नाम की एक बंगाली डॉक्टर है जो पालन पोषण करती है। शुरू से देखते हैं। जो डॉक्टर प्रशांत है वो उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। इसके जो डॉक्टर प्रशांत के असली माता पिता हैं वो अज्ञात है, नहीं पता कि इनके असली माता पिता कौन हैं, क्योंकि ये जो डॉक्टर प्रशांत थे ये एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिले थे। किसको? उपाध्याय परिवार को मिले थे। और जो जिन्होंने डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण किया उस बंगाली डॉक्टरनी का नाम था स्नेहमयी, ठीक है, समझ गए होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं काला आचार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है, बताए थे थोड़ी देर पहले, जिक्र आया था कमली एक स्त्री पात्र है इसकी, वो इसकी प्रेमिका है। और जो ये डॉक्टर है प्रशांत, ये स्कॉलरशिप ठुकराकर किस पर शोध करना, अगर स्कॉलरशिप ले लेता तो इसे कहीं विदेश में जाना पड़ता पढ़ाई के लिए, लेकिन इसने स्कॉलरशिप ठुकरा दिया और पूर्णिया के जो पूर्वी क्षेत्र था, जो अंचल था, उसमें ये मलेरिया एवं काला आचार पर शोध करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एचपीएससी ऐसे ही प्रश्नों की तलाश में रहती है। मलेरिया एवं काला आचार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है, कमली को प्रेम से राजकमल भी कहता है, ठीक है। जो डॉक्टर प्रशांत है वो कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। पहला हमारे पास पात्र आया कौन? प्रशांत, और हम प्रमुख पात्र पढ़ रहे हैं। तो प्रशांत क्या है? एक डॉक्टर है। और कमला कौन है या राजकमल कह दे, वो इसकी प्रेमिका है, ठीक है। ये क्या करता है? मलेरिया और उसके जो काला आचार है उस पर शोध करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। दूसरा
पात्र रहता है विश्वनाथ प्रसाद, कायस्थ टोली का मुखिया है। क्या है ये? कायस्थ टोली का मुखिया है। बताया था मैंने कायस्थ टोली पहले, उस टोली का मुखिया है। राजा पार बंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है। ध्यान रखना भाई, 1000 बीघा की बात हो रही है और ये कहाँ का तहसीलदार है? राजा पार बंगा का मीनापुर सर्किल का। भाई नाम भी अटपटे हैं। अब हम तो इन जगह से अनजान हैं, जो इस क्षेत्र का है उसे ये पढ़ने में आसानी रहेगी। बाद में तहसीलदारों से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? विश्वनाथ प्रसाद, दूसरा पात्र है ये। अगला नाम आता है बालदेव, जिसने कांग्रेस के सदस्यों में अपना नाम लिखवाया था। तो बालदेव कौन है? कांग्रेस का कार्यकर्ता है। स्वराजी मतलब स्वराज्य का समर्थक है। चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है। चंदनपट्टी गांव में एक सभा होती है जिसमें से 3 लोग जो है स्वराज यानी कि स्वराज्य में अपना नाम लिखवाते हैं, तो उसमें बालदेव भी था। 2 साल जेल में रहता है और खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। ध्यान रखना है, ये बालदेव क्या पहनता है? खादी पहनता है और मिलने पर किसका उच्चारण करता है? जय हिंद का उच्चारण करता है। स्वराज्य का समर्थक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, 2 साल तक जेल में रहा, चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो भाई वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, कल का हम पार्ट 2 यहाँ पर बना देंगे बावन दास से। अब मैं देख लेती हूँ कि ये कितना कोर है। काफ़ी है, थोड़ा सा इसे ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बावन दास पे आकर मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ और अगली वीडियो में मैं इसे आपको पढ़ा दूंगी। और बावन दास के बाद आता है, तो बावन दास तो मैं पूरा ही कर देती। ठीक है, 52 दास को पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इतना लगातार नहीं बोला जाता है। जैसे कि स्टूडेंट अगर मेरे आमने सामने होते तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, अब इसमें कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो आपको ने देखा होगा कि ये 52 दास था, ये भी चंदनपट्टी का था, इसने भी स्वराज्य में अपना नाम लिखवाया था 3 लोगों में। ये भी स्वराज्य का समर्थक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये बोने कद का है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था बालदेव, बालदेव क्या करता है? खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। बालदेव, बावन दास, याद रखना दोनों एक जैसे हैं। घोर नैतिकतावादी है ये। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। ठीक है, मतलब ये नैतिक मूल्यों को बहुत मानता है कि जो इसने चंदे के लिए पैसे इकट्ठे किए थे उनसे जलेबियां खा ले, तो 2 दिन तक उपवास रखा। ठीक है, उसके बाद 2-3 पॉइंट हो रहे हैं इसके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से मैं डाल दूंगी। कपड़े, कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचल कर मर जाता है। ओ माय गॉड, मतलब कपड़े और चीनी एवं सीमेंट का जो व्यापार करते हैं, पाकिस्तान ले जाते हैं भारत से। ये अवैध मानता है इस चीज़ को और क्या करता है? जो कपड़े, चीनी और सीमेंट से भरी हुई बैलगाड़ियाँ आती हैं उन्हीं के नीचे कुचल कर मर जाता है। कालीचरण इंपॉर्टेंट है भाई इसका, फिर कल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।